everyone, welcome to the Study Hub. Today we will continue our topic list of British Viceroys during British India and their works, जिसमें आज का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। और हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट पार्ट में हमने किन किन वाइसरॉयज़ के बारे में पढ़ा था। वो थे लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका टाइम पीरियड था 1856 से 1862 तक। नेक्स्ट और इनके टाइम पे हमने मेन चीज़ जो थी वो क्या पढ़ी थी? इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो पास हुआ था इन्हीं के टाइम पे 1861 में। और सबसे पॉइंट जो था, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे ये वॉइसराय थे। नेक्स्ट जो है इसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट वाज जो था, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था इनके टाइम पे पास हुआ था कब? 1861 में। नेक्स्ट और क्या पढ़ा था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है और इंडियन पैनल कोड इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट हमने किनके बारे में पढ़ा था? लॉर्ड एल्गिन के बारे में पढ़ा था, जिनके बारे में जिनका टाइम पीरियड था 1862 में और से लेकर 1863 तक। सिर्फ एक साल के लिए ही ये वॉइसरॉय बने थे। और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इनके टेन्योर में क्या हुआ था? भाभी मूवमेंट जो थी वो अकर हुई थी और सप्रेस भी हो गई थी। इन्हीं के टाइम पे जो है हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के हाई कोर्ट जो थे वो सेटअप हुए थे। नेक्स्ट जो हमने पढ़े थे वो थे लॉर्ड लॉरेंस, जिसमें जिनका टाइम पीरियड था 1864 से 1869 तक का। नेक्स्ट हमने पढ़े थे लॉर्ड मायो, जिनका टाइम पीरियड था 1869 से 1872 तक। नेक्स्ट पढ़ा था लॉर्ड नॉर्थब्रुक एंड जिनका टाइम पीरियड था 1872 से लेकर 1876। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट वाइसरॉय बोल सकते हैं हम, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारी चेंजेस जो थी वो इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में आई थी। तो लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन वाज एन एक्सपीरियंस डिप्लोमैट एंड अ मैन ऑफ स्ट्रिकिंग एबिलिटी एंड ब्रिलियंस। लॉर्ड लिटन जो थे एक एक्सपीरियंस डिप्लोमैट थे, बहुत सारी एबिलिटीज़ मान सकते हैं कि एक एबल पर्सन थे। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिसरेली अपॉइंटेड हिम एज अ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन डिसरेली, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था एज ए वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ही ऑर्गेनाइज ए ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877। इन्होंने जो है ग्रैंड दिल्ली दरबार जो था वो ऑर्गेनाइज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार जो है 1877 में किसने ऑर्गेनाइज किया था? फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गेनाइज हुआ था वो कब हुआ था? 1877 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली दरबार जो है वो किनके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था और कब हुआ था? तो वेयर क्वीन विक्टोरिया was proclaimed as Queen Empress of India and given the title of केसरे हिंद। जहाँ पे क्या हुआ था कि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो क्वीन एम्प्रेस जो है वो बनी थी इंडिया की, और उनको एक टाइटल मिला था केसरे हिंद, जो है उनको टाइटल मिला था कब? 1877 के दिल्ली दरबार में। और उनके मेजर इवेंट्स क्या थे? फेमाइन पॉलिसी, सेकेंड एंग्लो अफगान वार, और नेक्स्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट 1878। और अब क्वेश्चन अब क्या है? नेक्स्ट फेमाइन पॉलिसी। हम अब किसको डिस्कस करेंगे? फेमाइन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। फेमाइन से पता ही क्या चलता है कि कोई ड्राउट आया होगा या फ्लड्स आए होंगे, कि फेमाइन उसके रिलेटेड ही होगा। द फेमाइन ऑफ 1876 to 78 हैड रिजल्टेड फ्रॉम द फेलियर ऑफ 2 मानसून से। कि फेमाइन की वजह से क्या हुआ कि 1876 और 78 में मानसून जो थे वो नहीं आए, सूखा पड़ गया। और क्या हुआ कि बहुत बुरी कंडीशंस जो थी वो हो गई, कोई फसल नहीं हो रही थी क्योंकि मानसून ही नहीं आ रहे थे। इट कवर्ड
an area of 2,50,000 square miles and affected 58 million people. इससे क्या हुआ कि 2,50,000 स्क्वेयर माइल्स की जगह जो थी, एरिया जो था वो अफेक्ट हो गया, मतलब वहाँ पे बिल्कुल ही सूखा पड़ गया और इसकी वजह से 58 मिलियन पीपल जो थे वो अफेक्टेड हुए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी। द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बॉम्बे, सेंट्रल इंडिया एंड द पंजाब। की जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सिटीज़ जो थी हुई थी या स्टेट्स हुई थी वो कौन सी थी? मद्रास थी, मैसूर थी, हैदराबाद थी, बॉम्बे, सेंट्रल इंडिया एंड द पंजाब। ये सिटीज़ जो थी बहुत ज़्यादा वर्सली इफेक्टेड, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस में चली गई थी। कौन कौन सी? मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बॉम्बे, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। नेक्स्ट जो था, इट टुक अ टोल ऑफ 5.5 मिलियन लिव इन अ सिंगल ईयर। इसकी वजह से क्या हुआ कि 5.5 मिलियन पीपल जो थे वो अफेक्टेड हो गए एक ही साल में। बहुत ज़्यादा, मतलब 5.5 मिलियन पीपल जो थे वो मर गए एक ही साल में। द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा एंड फीवर एडेड टू द मिजरी ऑफ द सफरिंग पॉपुलेशन। और उसी टाइम पे क्या हो गया, कॉलरा और फीवर जो था उसके वजह से क्या हो गया, और भी जो पॉपुलेशन की और भी कंडीशन जो थी वो मिजरेबल कंडीशन हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई, और जो आम जनता थी उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। लिटन गवर्नमेंट फेल्ड मिजरेबली टू टैकल द सिचुएशन, द गवर्नमेंट्स रिलीफ मेजर सीम टू बी द इनएडुकेट। और लिटन की गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल टोटली फेल हो गई कि सिचुएशन को अब क्या किया जाए, टैकल कैसे किया जाए। द गवर्नमेंट रिलीफ मेजर सीम टू बी इनएडुकेट। और क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास भी कोई इतने मेजर्स नहीं थे कि सिचुएशन को टैकल किया जा सके, उनको सफिशेंट चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। द फर्स्ट फेमाइन कमीशन 1878 to 18 अंडर सर रिचर्ड स्टार्ची वाज अपॉइंटेड एंड इट मेड मैनी कमेंडेबल रिकमेंडेशंस। और फिर क्या हुआ कि फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो था कब 1870 से 78 से 80 तक जो था वो अपॉइंट किया गया, किसके अंडर? सर रिचर्ड स्टैचुए के अंडर। और बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो थी वो फेमाइन कमीशन पर बनी। इस फेमाइन पॉलिसी इसको इसीलिए इसको बोला जाता है फेमाइन पॉलिसी। नेक्स्ट, इट एडवोकेटेड इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ फंड्स फॉर फेमाइन रिलीफ एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन एनुअल बजट। इन्होंने क्या किया गया कि पहले ही क्या करेंगे, अगर इन केस इन फ्यूचर में क्या होगा, अगर फेमाइन जैसी कोई स्थिति बनेगी तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ही फंड्स जो हैं वो बना के रखेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है एनुअल बजट से कुछ फंड्स जो हैं फेमाइन के लिए बचा के रखेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे फेमाइन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। द फेमाइन कोड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1883। और जो फेमाइन कोड था वो इस्टेब्लिश हो गया कब? 1883 में जो है इस्टेब्लिश हो गया। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट 1878। इन 78 द गैगिंग एक्ट वाज पास्ड। 1878 में ही क्या हुआ, एक गैगिंग एक्ट जो था वो पास हुआ, किसके रिलेटेड? मीडिया के रिलेटेड, कि मीडिया जो है वो क्या छाप सकती है, क्या नहीं छाप सकती है। ये उनके ब्रिटिशर्स की मर्जी होगी कि क्या करेगी। अगर कोई भी मीडिया जो है अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी छापेगी तो उसको पनिश किया जाएगा। और दिस एक्ट एम्पावर्ड अ मैजिस्ट्रेट टू सिक्योर एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द एडिटर, पब्लिशर एंड प्रिंटेड ऑफ अ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर दैट नथिंग वुड बी पब्लिश्ड अगेंस्ट द इंग्लिश गवर्नमेंट। इस एक्ट में मैजिस्ट्रेट ने क्या चीज़ बोली कि क्या किया जाएगा, क्या किया जाए कि जो पब्लिशर्स जो हैं, एडिटर्स जो हैं, कि कोई भी ऐसी न्यूज़पेपर जो हैं वो नहीं पब्लिश कर सकते किसके अगेंस्ट?
इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द इक्विपमेंट ऑफ द प्रेस कुड बी सीज्ड इफ द ऑफिस वाज कमिटेड, कि क्या किया जाएगा अगर कुछ ऐसी चीज़ जो है वो न्यूज़पेपर्स में आई इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जो है अगेंस्ट जो है वो कोई भी चीज़ जो है पब्लिश हुई, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उस न्यूज़पेपर को सीज कर दिया जाएगा। दिस एक्ट क्रश द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस। इसकी वजह से क्या हुआ, इस एक्ट ने क्या किया, इंडियन प्रेस की जो फ्रीडम थी वो बिल्कुल क्रश कर दी, ख़त्म ही कर दी। इन द सेम ईयर द आर्म एक्ट वाज पास। इसी सेम ईयर में आर्म एक्ट जो था वो भी पास हो गया। दिस एक्ट प्रिवेंटेड द इंडियंस फ्रॉम कीपिंग आर्म्स विदाउट एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस। इससे क्या हुआ कि इंडियंस को जो है कि इंडियन को क्या बोला गया कि आप विदाउट लाइसेंस जो है, एक अप्रोप्रिएट लाइसेंस के बिना जो है आर्म्स नहीं रख सकते। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे सेकंड अफगान वार। ये बी लिटन के टाइम पे ही हुई। दिस जो कब हुई, 1878 से 80 तक। ऑल लिटन का टाइम कब से कब तक था, 1876 से 80 तक। और सेकेंड अफगान वार जो हुई वो कब स्टार्ट हुई, 1878 में। द अफगान पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वाज बेस्ड ऑन द एज्यूम्ड थ्रेट ऑफ रशियन इन्वेजन ऑफ इंडिया। कि अफगान पॉलिसी जो थी जो कि क्या थी कि ब्रिटिशर्स के बेस्ड पे थी, जिसमें क्या था, जिनको क्या थ्रेट था, रशिया ना इन्वेड कर दे इंडिया पे। द फर्स्ट अफगान वार प्रोवाइडेड टू बी अ डिज़ास्टर फॉर ब्रिटिश। कि जो फर्स्ट अफगान वार थी वो किसके लिए, एक ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी डिज़ास्टर था। कब, 1838 से 42। इसने बहुत ब्रिटिश को डिज़ास्ट किया था, ख़त्म, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं ब्रिटिशर्स के लिए क्रिएट की थी। तो द रशियन attempt to send a mission of Afghanistan was the main cause of the second Afghan war. When a similar British mission was refused, war broke out। कि रशियन अटैम्प्ट जो था कि वो क्या रशिया का अटैम्प्ट था कि वो क्या करेंगे, अफ़गानिस्तान में अपना मिशन जो है वो सेंड करेंगे, जो उसका ही यही मेन रीज़न था सेकेंड अफगान वार का। व्हेन ए सिमिलर ब्रिटिश क्या कि ब्रिटिशर्स का भी सेम मिशन था और वो रिफ्यूज़ कर दिया गया था, और वॉर जो थी वो ब्रोक आउट हो गई, वॉर स्टार्ट हो गई। ब्रिटिश ट्रूप्स कैप्चर द टेरिटरी बिटवीन काबुल एंड कंधार। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या, कौन सी टेरिटरी जो थी कैप्चर कर दी, काबुल और कंधार वाली। द रूलर ऑफ अफगानिस्तान शेर अली फ्लैड फ्रॉम हिज कंट्री एंड डाइड इन 1879। और जो अफगानिस्तान के रूलर थे शेर अली, वो वहाँ से कंट्री से भाग गए और मर गए कब, 1879 में। हिज सन यकूब खान बिकेम द रूलर एंड द ब्रिटिश कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ गंदामक विद हिम। और उसके सन जो थे, शेर अली के जो सन थे यकूब खान, वो क्या बन गए, अफ़गानिस्तान के न्यू रूलर जो थे वो बन गए। और क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफ गंदामक जो थी ट्रीटी हुई ब्रिटिशर्स के साथ, किसकी, यकूब खान की। अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी द आमिर सरेंडर्ड कंट्रोल ओवर Afghan foreign relations policy and allowed for the British mission with European members to reside in Kabul। और इस ट्रीटी के अंदर क्या था कि अमीर जो है वो क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा कि अफ़गान में अब जो अफ़गान के जो फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो ख़त्म कर दे, और वहाँ पे क्या, ब्रिटिश मिशन जो है वो अलो कर दे, ठीक है। He also ceded various north-west frontier provinces area and Quetta to British। और क्या कर दिया उन्होंने, बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो थे वो अफ़गानिस्तान के जो क्वेटा में भेज दिए। A British resident was sent to Kabul but soon he was murdered along with other British officers by Afghan rebels, thus starting the war again। और क्या हुआ कि ब्रिटिश रेजिडेंट्स was sent to Kabul। और जो क्या हुआ कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे वो काबुल में भेजे गए, और मतलब जल्दी ही क्या हुआ कि उनका क्या हो गया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया। अफ़गान के रेबल्स के द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या किया गया, उनका मर्डर करवा दिया गया। और
इसकी वजह से क्या हुआ, वार जो थी, युद्ध जो था वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया। ऑल दो द ब्रिटिश ट्रूप्स वर एबल टू रिकैप्चर काबुल। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो फिर से क्या हो गए, फिर से वो कामयाब हो गए किसको, काबुल को रिकैप्चर करने के लिए। द डिफ़िकल्टीज इन होल्डिंग इट इंक्रीज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द रेबल्स। डिफ़िकल्टीज़ जो थी वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ उनको देखनी पड़ी, क्योंकि अब क्या हो गया, रेबल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो गए थे। द अफगान ट्राइब्स वर फाइनली परमिटेड टू मेंटेन इंटरनल रूल एंड लोकल कस्टम्स, बट दे हैड टू सीक कंट्रोल ऑफ द area's foreign relations to the British, who is turn granted the area freedom for foreign military domination as a buffer between the British Raj and Russian Empire. अब क्या करना पड़ा कि अफ़गान ट्राइब्स को फाइनली क्या करना पड़ा, झुकना ही पड़ा, ताकि वो क्या कर सकें, फ़ॉरेन के साथ जो है अच्छे रिलेशंस जो हैं वो बना सकें, और एक बुफर, एक मिलिट्री डोमिनेशन जो थी वहाँ पे स्टार्ट हो गई, किसके बीच में, ब्रिटिश राज और रशियन एम्पायर के बीच में। द दुरंद लाइन ड्रॉन इन 1893। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुरंद लाइन जो थी वो कब ड्रॉ हुई थी, 1893 में ड्रॉ हुई थी, ठीक है। Suddenly in 1880 Lytton was forced to resign by the new government in England. Suddenly in 18 क्या किया कि 1818 में लिटन को क्या किया गया, फोर्स किया गया कि वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दे। किसके द्वारा, जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी इंग्लैंड में, उनके द्वारा उनको फोर्स किया गया कि वो क्या कर दे, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे। लिटन अफगानिस्तान पॉलिसी वाज severely criticized because he was responsible for the murder of British officers including the resident or in Kabul। कि लिटन जो थे, रिटर्न्स अफगान पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ उनको किया गया, क्योंकि उनकी वजह से वही मेन रीज़न थे कि वो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था, और जो काबुल के रेजिडेंशियल लोग जो थे, वहाँ पे आम जनता जो थे, वो भी बहुत हद तक जो थी वो मरी थी। नेक्स्ट जो है अदर रिफॉर्म्स बाय लॉर्ड लिटन। और कुछ रिफॉर्म्स जो थी लॉर्ड लिटन के द्वारा हुई, वो कौन कौन सी थी। लॉर्ड लिटन इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म साल्ट टैक्स थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया। लॉर्ड लिटन ने क्या किया, यूनिफॉर्म साल्ट टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अबॉलिश मैनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है उन्होंने क्या किया, जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ जो थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी, अबॉलिश कर दी। द सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस दैट हैड begun in the time of Lord Mayo was continued during the time of Lord Lytton। क्या हुआ कि जो फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन जो थी लॉर्ड मायो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, वो कंटिन्यू कर दी गई लॉर्ड लिटन के टाइम पे। The provincial governments were empowered with the some control over the expenditure of all the provincial matters like land revenue, excise, stamps, law and justice। बहुत सारी चीज़ें जो थी उसने क्या किया कि अपने कंट्रोल में कर दिया, जैसे जो लैंड टैक्स वगैरह, लैंड रेवेन्यूज़ थे, एक्साइज थे, स्टैम्प्स थे, लॉ एंड जस्टिस जो था वो सारा उन्होंने क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल लाइक। इफ़ यू विल लाइक देन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।